हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ गुरुकुल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपी टेट 2023 का जो मैथ का सिलेबस है उसी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके तहत हमने 3 वीडियो पहले ही हम डाल चुके हैं, जिसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और जितना भी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था 3 वीडियो में, आज हम चौथी वीडियो में उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो पढ़ा था उससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं इनमें कि इनको देखते हैं कि जो पिछली वीडियो है, जब तक पिछली वीडियो नहीं देखे होगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2.327295 डॉट 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 अनंत तक ऐसी ही चली गई है। दूसरा ऑप्शन है √3, तीसरा ऑप्शन है पाई और चौथा ऑप्शन है डी, जिसमें है 2.33333 एंड तक 3 का रिपीटेशन अनंत तक हुआ है। तो इनमें से कौन सी एक परमेय संख्या है? तो हमने जैसा कि पिछली वीडियो में देखा था कि डेसिमल नंबर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो हमने जो देखा था टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है उसमें कोई भी संख्या पॉइंट के बाद सेम संख्या का रिपीटेशन होता रहता है, वो संख्या अनंत तक जाती है, तो वो संख्या परमेय संख्या होती है। उसको हमने परमेय संख्या सॉल्व करने का एक तरीका देखा था कि ये 2 है, 2 को ऐसे ही लिख लिया जाता, पॉइंट की जगह प्लस लिख दिया जाता है और जिस संख्या का रिपीटेशन होता रहता है उसके ऊपर हम रिपीटेशन हटा के उसकी ऊपर लगा लेते हैं बार। तो जो बार होता है उसके नीचे लिख देते हैं 9 लिख देते हैं। उसके बाद हम जब इसको जोड़ेंगे तो जब लघुत्तम लेंगे तो 9 इसका एलसीएम आएगा, 1 से 9, 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 कम 9, 1 3, यानी कि 21/9 काट देंगे, 3 3 3 7 21, यानी कि 7/3 इसका आंसर आता है। तो हमने देखा है कि जो संख्या पॉइंट के बाद रिपीटेशन होता है किसी संख्या का, तो वो संख्या परमेय संख्या कहलाती है। और हमने देखा था परमेय संख्या कौन सी होती है, जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2.3333, ये वाली एक संख्या परमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो, डी वाला ऑप्शन सही होता है। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि दशमलव के बाद सेम संख्या का उसमें रिपीटेशन नहीं होता है, जैसे कि 2.32759, ये वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं होती हैं, जिनमें इसे हम नॉन रिकरिंग संख्या भी बोलते हैं। इनमें दशमलव के बाद जो संख्या का रिपीटेशन होता है वो नहीं होता है, तो ये वाली संख्या कभी भी परमेय संख्या नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग में ही कि जो रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी अपरमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि वो परमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो रूट वाला ऑप्शन तो वैसे भी कट जाएगा। तीसरा हमने पढ़ा था कि जो पाई भी होती है, पाई कभी भी परमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो भी इसी नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आता है। पॉइंट के बाद उसका लगभग में ऐसे ही चलता रहता है, सेम संख्या का रिपीटेशन नहीं होता। तो पाई भी एक संख्या जो वो वैसी संख्या है जो परमेय संख्या नहीं है। लेकिन हम जानते हैं पाई का जो मान है वो 22/7 जो कि अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो एक परमेय संख्या होती है, लेकिन पाई कभी भी एक परमेय संख्या नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कौन सी संख्या परमेय संख्या होती है, कौन सी नहीं होती है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। 0 एक संख्या है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो हम जानते हैं कि 0 ना तो एक पूर्ण धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 एक अलग से एक इंटीजर होता है और हम जानते हैं कि जो 0 होता है वो ना तो नेचुरल संख्या होता है, क्योंकि नेचुरल जो संख्याएं होती हैं वो 1 से लेके अनंत तक चलती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं, वो संख्याएं नेचुरल संख्याएं होती हैं।
और ना तो ऋणात्मक होगा तो ऑप्शन ए कट जाएगा, और धनात्मक भी नहीं होता है तो ये भी कट जाएगा, और प्राकृतिक संख्याएं भी नहीं होती हैं ये भी कट जाएगा। तो बचेगा डी ऑप्शन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर देते हैं, जीरो से एक लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर कहलाती हैं। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर बन जाती हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जीरो एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन रहता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो हम अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो फैक्टर किए जा सकते हैं, एक तो एक और दूसरी स्वयं संख्या। और हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो दो होती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो चलती है वो दो से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से जो संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर किए जा सकते हैं वो संख्याएं कौन सी होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। और सबसे छोटी की बात करेंगे तो 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। 0 एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 कट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखेंगे 3 एक अभाज्य संख्या तो होती है लेकिन सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी यहाँ पर 3 ऑप्शन भी कट जाएगा। और बात करेंगे जब चौथे ऑप्शन की जिसमें दिया हुआ है 1, तो 1 ना तो एक अभाज्य संख्या है ना ही एक भाज्य संख्या है, तो 1 ऑप्शन तो वैसे भी कट जाएगा कि 1 ना तो अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या होती है। अगला क्वेश्चन जो चौथा है वो इसी के ऊपर है कि 1 कैसी संख्या है। तो 1 एक अभाज्य संख्या है क्या, तो हमने अभी देखा था ना ही एक अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 कट हो जाएगा। बी ऑप्शन भाज्य संख्या है, नहीं है। सी ऑप्शन ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डी एक परमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है, यानी कि एक होती है हमेशा परमेय संख्या, क्योंकि 1 को हम बट्टे 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 हमेशा परमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा क्योंकि दिया हुआ है एक अपरमेय संख्या है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 406839 को शब्दों में लिखिए। तो हम देखते हैं कि इसको शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो हमने 2 कैलकुलेशन सिस्टम पढ़े थे, यानी कि उनमें एक था इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम और एक था ब्रिटिश कैलकुलेशन सिस्टम, जिसे हम इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो हमने जो इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगता है, फिर उसके बाद 2 संख्याओं के बाद कॉमा लगता है और 2 संख्याओं के बाद लगता जाता है। तो ऐसे ही कोई संख्या जैसे कि हम देख रहे हैं 40, 68, 390 है। तो हम जब इसको शब्दों में लिखेंगे तो सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे तो पहले 3 संख्याओं के बाद, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो सैकड़ा का वो आता है 3 संख्याओं के बाद, फिर इसके बाद 1000, 10,000 2 संख्याओं के बाद, लाख, 10 लाख, फिर 2 संख्याओं के बाद, ऐसे आगे और भी संख्याएं होती तो करोड़, 10 करोड़ इस तरीके से लगती हुई जाती। तो हम यहाँ तक देख रहे हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, तो जितने कॉमा के बीच में जितनी भी संख्या हैं उनका हम जोड़ा उठाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि जो 2 संख्याएं उठाएंगे 40 लाख, फिर उसके बाद आता है 1000 यानी कि 68,000, फिर उसके बाद 390। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 4,68,390, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 40,000 बनना है, 40 लाख बनना है। तो यहाँ 4 लाख दिया हुआ है, यहाँ पर होगा 40 लाख। तो ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 40,000, तो ये कट जाएगा।
तीसरा ऑप्शन है 40 लाख, तो 40 लाख बन रहा है। उसके बाद 68,000 भी बन रहा है, 390, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन देख रहे हैं 468,000, यानी कि 468,000, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने देखा कि किसी भी संख्या को हम शब्दों के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, तो पिछली वीडियो में हमने इसको अच्छी तरीके से समझा था, उसी के आधार पर हमने इसको सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 536,885 में 3 का जो स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्थानीय मान और जातीय मान को अच्छी तरीके से पढ़ा था। आइए उसी के आधार पर इसका जातीय मान और स्थानीय मान में जो अंतर है उसको निकालते हैं। तो हमने स्थानीय मान देखा था, किसी संख्या का स्थानीय मान, इसी का स्थानीय मान निकालने के लिए पहले ये संख्या लिखते हैं। अब इसका जब स्थानीय मान निकालेंगे तो जिस संख्या का निकालेंगे वो संख्या लिखेंगे गुणा, अब जो संख्या कौन से स्थान पर है वो देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हम 10,000 से इसकी गुणा कर देंगे, वो ही इसका स्थानीय मान निकल कर आएगा, यानी कि 30,000 इसका स्थानीय मान निकल कर आएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे जातीय मान की, तो स्थानीय मान तो हमारा 30,000 निकल के आया, जबकि जातीय जब मान निकालेंगे तो जो संख्या है वो ही उसका जातीय मान होता है, स्वयं संख्या ही उस संख्या का जातीय मान होता है। तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। अब हमसे पूछा है जातीय स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, तो हम 30,000 में से 3 को घटा देंगे, 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में 7 का 3 बचा, 10 में 3 का 7 बचा, 9 बचा, 9 लिख दिया, फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ 9 बचेगा और 2 यहाँ रह जाएगा, 2 रह जाएगा तो 2 लिख लेंगे। 29997, तो पहला ऑप्शन है 2887 गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है 299979, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है 29997, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको स्थानीय मान और जातीय मान समझ में आए होंगे, उसी के आप आधार पर इसका अंतर निकाल सकती हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसका योग कितना होगा तो ये जोड़ दिए जाएंगे, तो अगर भाग पूछा जाए तो भाग भी हो जाएगा, जो भी कैलकुलेशन पूछा जाए वो आराम से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन आराम से समझ में आए होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए आगे बढ़ते हैं हम नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हम विभाज्यता का नियम भी बोलते हैं। तो क्या होता है विभाज्यता का नियम, कोई भी हमें संख्या दे देगा और पूछेगा ये संख्या इस संख्या से विभाज्य है या नहीं, तो हमें बताने में काफ़ी दिक्कत का सामना होगा। तो हम उसी के लिए कुछ रूल को देखते हैं। तो उन रूल को अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकेंगे। तो हमने पहले लिए हैं 2 और 4, 8 के जो डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता के नियम लिखे हैं उनको हम देखेंगे कि 2 से कटने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं और 4 से कटने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं और 8 से कटने वाली संख्याएं कैसे हमें पता करनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल कि अगर कोई संख्या का अगर अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या 2 से हमेशा विभाज्य होगी। कोई भी संख्या है जिसका लास्ट वाला जो डिजिट है वो या तो सम हो या 2 से विभाज्य हो या 0 हो, इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन हो तो वो भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कि 38, 56, ये संख्या है, इसको हम देख रहे हैं ये लास्ट वाला अंक है 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यानी कि एक तो यहाँ पे 2 है वो सम है, पहली कंडीशन। दूसरा है यह 2 से विभाज्य है। तो ये पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। अगर 2 के स्थान पर हम 4 लिख दें, 4, 6, 8, कोई भी संख्या लिख दें, 0 लिख दें, तो ये पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। तो 2 का विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि जो अंतिम अंक है वो 2 से विभाज्य हो या अंतिम अंक 0 होना चाहिए या सम होना चाहिए। नेक्स्ट संख्या है 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो अंतिम 2 अंक हैं वो 4 से विभाज्य होने चाहिए।
जैसे ही यही संख्या उठा लेते हैं कि 38, 56, 67, 34, तो हम देख रहे हैं लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसको विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए। तो अंतिम के जो 2 अंक हैं, अगर हम 24 लिख दें तो 24 ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाती है। तो हम केवल अंतिम 2 अंक को देखेंगे कि ये 4 से विभाजित हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो अंतिम जो 2 अंक को देखकर हम पूरी संख्या को देख सकते हैं कि ये संख्या 4 से विभाजित है नहीं है। तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये भी संख्या पूरी तरीके से 4 से विभाजित होगी। अगला जो संख्या है 8, अगला जो संख्या है 8, इसके विभाज्य होने का रूल यानी कि विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। यानी कि किसी भी संख्या का जो अंतिम 3 अंक है किससे विभाजित होना चाहिए? 8 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कोई संख्या लिख लेते हैं 24, 53, 512, तो हम अंतिम 3 अंक को देखेंगे, अंतिम 3 अंक को देखेंगे जो 8 से विभाजित हैं या नहीं है। तो 8 से हम देखते हैं 8, 48, 3 बचा, 8 चौक 32। तो हम देख रहे हैं जो अंतिम 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो उम्मीद है आपको 2 से 4 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल पता लग गया होगा। अगर आपसे 16 पूछा जाए, मल्टीपल में चल रहा है, मल्टीपल में 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, अगर 16 का पूछा जाए तो अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए। 8 है तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। 4 है तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, और 2 है तो लास्ट का जो अंक है वो 2 से विभाजित होना चाहिए। तो इसी के मल्टीपल में चलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको 2, 4 और 8 के जो डिविजिबिलिटी रूल है उसका पता लग गया होगा कि किस तरीके से संख्याएं विभाजित होती हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट संख्या की ओर। तो आइए बढ़ते हैं अगली संख्या की ओर, जिसके हम विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल के ओर बढ़ेंगे। तो 3, 6, 9 के जो विभाज्यता के नियम हैं, डिविजिबिलिटी रूल हैं, उनको देखेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के यदि सभी अंकों का योगफल है अगर वो 3 से विभाज्य हो पूर्णतः, तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी कि कोई संख्या हम लिख लेते हैं 53, 29, 57, 1, तो ये देख रहे हैं कि ये वाली संख्या पूर्णतः 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम इसका क्या करेंगे, इनके सभी संख्याओं के अंकों का योग देखेंगे। यानी कि 5 + 3, 5 + 3 8, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 9 19 हो जाएगा, 19 और 5 24 हो जाएगा, 24 और 1 25 हो जाएगा, 25 और 7 हो जाएगा 32। तो हम देख रहे हैं इसके जो अंकों का योगफल आया वो 32 आया। तो 32 क्या 3 से विभाज्य है नहीं है? तो 32 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं होती है। तो यहाँ पर जो 32 होगा, जो संख्या होगी, ये वाली संख्या वो 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या देखते हैं 35, 92, 75, 2। ये वाली संख्या क्या 3 से विभाज्य है नहीं है? तो इसके देखने के लिए हम इसके अंकों का योगफल करेंगे। 3 + 5 8, 8 और 9 17, 17 2 21, 17 और 2 19, 19 और 7 26 आएगा, 26 और 5 31 आएगा, 31 और 2 33, यानी कि 33। तो हम देख रहे हैं 33 है वो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। यानी कि जो 33 है वो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो ये वाली संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो उम्मीद है आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है कि किसी भी संख्या के जो अंकों का योगफल है वो 3 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। अगला संख्या है 9।
9 क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए। सेम 3 की तरह है, बस इसको 9 से विभाज्य करना है, इसको 3 से विभाज्य करना है। हम ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं 7 9 2 3 5 5 2। अब देखते हैं ये वाली संख्या 7 से पूर्णतः 9 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योगफल देखेंगे। 9 7 16, 16 2 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 और 5 26 और 5 देखें 31, 31 और 2 33। तो 33 आ रहा है। 33 9 से विभाज्य नहीं होता है, तो यानी कि ये भी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। अब हमें इसको करने के लिए अगली संख्या देखते हैं। हम लेते हैं 9 7 3 5 2 5 और लेते हैं 5। हमने ये वाली संख्या ली। अब इसको देखते हैं कि पूर्णतः 3 से 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम इसके अंकों का योगफल करेंगे। 9 7 16 आएगा, 16 और 3 19, 19 और 5 24 आएगा, 24 और 2 26 आएगा, और 26 और 10 36 आएगा। तो 36 हम देखते हैं 9 से विभाज्य हो रहा है नहीं। तो 9 से 4 बार कटेगा, यानी कि 36 है 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा, यानी कि ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो उम्मीद है आपको 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता चला होगा कि किस तरीके से इनका डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो अगली संख्या है 6। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जब हम देखेंगे 6 को 2 फैक्टर इसके करेंगे, तो एक 2 होता है इसका फैक्टर और एक 3 होता है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि कोई संख्या अगर 2 से पूर्णतः विभाज्य है और 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया कि किस तरीके से चेक करेंगे। 3 का हमने अभी पढ़ा है। तो 2 और 3 से हम किसी संख्या को देख सकते हैं, फिर उसके जरिए हम 6 का डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। जैसे कोई संख्या है, यही वाली संख्या ले लेते हैं 5 3 2 9, नीचे वाली संख्या लेंगे 3 5 9 2 7 5 2। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी नहीं होगी। यहाँ पर ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो रही थी, तो हमें मालूम है ये 3 से तो पूर्णतः विभाज्य होगी, क्योंकि इसका जो सम आएगा अंकों का योग वो 33 आएगा, जो कि 3 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी कि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 से तो पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन 2 से है या नहीं है, तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे लास्ट में कोई संख्या सम है। तो हाँ, सम है, तो ये संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यानी कि ये संख्या पूर्णतः 6 से भी विभाज्य होगी। तो इसको हम चेक कर लेते हैं 6 से काट के, क्योंकि अंतिम दो है, अंतिम अंक 2 है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या कोई सम संख्या होना चाहिए, यानी कि या 2 से विभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अंतिम अंक 2 है, यानी कि 2 से विभाज्य हो रहा है। तो ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, अर्थात 6 से भी ये पूर्णतः कटेगी। चेक कर लेते हैं 6 से कट रही है नहीं कट रही है। 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 36, यानी कि 6 से 5 बार जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पे, 59 हो जाएगा। 6 54 हो जाएगा, 54 यानी कि 5 बचेगा। फिर 6 8 48, 4 बचेगा। 6 7 42 हो जाएगा, 42 फिर 5 बचेगा। फिर 6 54 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी कि ये संख्या हमने देखा 6 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल आप सीख गए होंगे कि 6 किसी भी संख्या को 2 और 3 से अगर विभाजित हो रही है तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आइए बढ़ते हैं अगले डिविजिबिलिटी रूल की ओर।
तो आइए बढ़ते हैं अगली संख्याओं की ओर, जिसका हमें डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम देखना है। तो अगली संख्या है 7, 11 और 13। इनका हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो हम कोई संख्या ले लेते हैं जिसको हम देख रहे हैं कि हम 7 से डिवाइड है नहीं है, तो संख्या ले लेते हैं जैसे 343 है। तो ये संख्या 7 से डिवाइड है नहीं, इसके चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला अंक है उसकी हम गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6। तो इस 6 को हम बची हुई संख्या से, लास्ट वाला डिजिट हटाकर बची हुई संख्या है उसमें से घटा देंगे, यानी कि 34 में से घटा देंगे, बचेगा 28। तो जो बची हुई संख्या है यदि वो 7 से डिवाइड हो रही है तो संख्या भी पूर्णतः 7 से डिवाइड हो रही होगी। जैसे कि नेक्स्ट संख्या ले लेते हैं 7294। ये कोई संख्या है, इसको हम देख रहे हैं कि ये पूर्णतः 7 से डिवाइड है नहीं है, तो लास्ट वाले अंक है उसको हम 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। अब ये 8 आया और बची हुई संख्या यानी कि लास्ट डिजिट को छोड़कर बची हुई संख्या में से हम घटा देंगे, 729 में से 8 गया तो 721 बचा। अगर हमें अभी भी नहीं पता चल रही है कि ये संख्या 7 से कटेगी नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को फिर 2 से गुणा करेंगे, आएगा 2। बची हुई संख्या में से 2 घटा देंगे यानी कि 70 आएगा। तो 70 7 से पूर्णतः डिवाइड हो रही है, यानी कि ये संख्या भी पूर्णतः 7 से डिवाइड होगी। तो उम्मीद है आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा कि क्या होता है। अगली संख्या है 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई संख्या है 34 17 0 51, 34 17 0 9 51 ये संख्या है। ये संख्या 11 से डिवाइड है नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सम स्थान देखेंगे और विषम स्थान देखेंगे। तो हम पहला ये विषम स्थान, दूसरा सम स्थान। सम स्थान को मैं गोला कर दे रहा हूं, विषम स्थान, सम स्थान, सम स्थान, विषम हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम विषम हो जाएगा और सम हो जाएगा, विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम। तो हम सम स्थानों का योग देखेंगे, 4 7 4 11, 11 और 9 20 हो गया, 20 और 1 21 हो गया, माइनस लिखा है सम स्थानों के अंकों का योग हमने कर लिया 21, और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, तो अंतर हमने अंतर कर लिया। हम अब विषम स्थानों का अंकों का योग देखेंगे, 3 3 और 1 4, 4 4 और 5 9, 3 और 1 4, 4 और 5 9। यहां पे हम 5 की जगह हम 6 कर ले रहे हैं, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या आया, 21 में से 10 गए, 11 बचा। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। यहाँ पर हमारा 11 आया है, तो यानी कि 34 17 0 9 और 61 ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। इसके स्थान पर अगर 0 भी आ जाता तो वो भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती। तो हम यहाँ से 11 से अब इसको चेक करते हैं, 11 से है या नहीं है। तो 11 3 33, 3 1 बचेगा, 11 1 11, 0 लगाएंगे, 11 6 66, 4 बचेगा, 11 चौक 44, 5 बचेगा, 11 5 55, 1 बचेगा, 11 1 11। तो यानी कि ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाज्य है। तो आपको समझ में आया होगा कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगली संख्या है, अगली संख्या का हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो अगली संख्या है 13। 13 का हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोई संख्या लिखेंगे। जैसे कि कोई संख्या हमने लिखी 65
265, 213। अब देखेंगे ये वाली संख्या 13 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके 3 के जोड़े बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 का नहीं है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं, तो 3 का जोड़ा बना लेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो पहला जोड़ा है राइट साइड से, जो पहला जोड़ा है इसको हम बची हुई संख्या में से घटाएंगे। जैसे कि बची संख्या क्या है 65, 265 में से 213 घटाएंगे तो बचेगा क्या है, 5 में से 3 गए 2 बचेगा, 6 में से 1 गए 5 बचेगा, 0 बचेगा, 5 और 6 बचेगा। अब ये संख्या आ गई। अब इसमें से फिर अब इनके 3 के जोड़े बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे 0 नहीं है तो इनका 3 का जोड़ा बना लेंगे। तो जो बची हुई संख्या है, पहला जो जोड़ा है उसको बची हुई संख्या में से घटा देंगे, यानी कि 065 में से 052 घटा देंगे, बचेगा क्या 13। तो यानी कि जो बची हुई संख्या देखेंगे जो 13 से विभाज्य है नहीं है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बची हुई संख्या 13 से विभाज्य हो रही है। तो अगर बची हुई संख्या 13 से विभाज्य हो रही है तो पूरी संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। तो उम्मीद है आपको 7, 11 और 13 का विभाज्य जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको पता चला होगा। 13 वाले में हम क्या करेंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे। पहला जो जोड़ा राइट साइड से होगा बची हुई संख्या में से हम घटाएंगे, फिर जो संख्या आएगी उसके भी 3 के जोड़े बनाएंगे। तो उसका पहला 3 का जोड़ा उठाएंगे, बची हुई संख्या में से घटा देंगे। तो बची हुई संख्या अगर 13 से विभाज्य हो रही है तो सही है। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, फिर 3 के जोड़े बनाएंगे, फिर जो पहला जोड़ा है राइट साइड से बची हुई संख्या में से घटाएंगे। तो इस तरीके से चलते रहेंगे और लास्ट वाली जो संख्या आएगी वो 13 से अगर डिवाइड हो रही है तो वो पूरी संख्या भी 13 से डिवाइड होगी। तो उम्मीद है आपको ये संख्या समझ में आई होंगी, डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित हैं, आइए उनको लिखते हैं। तो आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें कुछ 3 पॉइंट हैं, इसको हम देखते हैं। पहला पॉइंट है कि कोई संख्या किसी भी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि कोई संख्या है वो किसी भी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से बनी हो तो वो संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी डिवाइड होगी। जैसे कि 4, 4, 4, 4, 4 6 बार हो, 5, 5, 5, 5 6 बार हो, 3 कोई भी संख्या है वो 6 बार हो, रिपीटेशन हो, वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। अगला पॉइंट है कि यदि कोई 2 अंक की संख्या 3 बार पुनरावृत्ति करके बनी हो तो वह संख्या 7 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी डिवाइड होगी। जैसे कि कोई संख्या है 25, 25, 25, 2 अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 7 से भी होगी और 13 से भी होगी। इसके स्थान पे 24, 24, 24, 12, 12, 12 3 बार किसी 2 अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हो तो वो संख्या 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तीसरा पॉइंट है कि यदि 3 अंकों की संख्या 2 बार पुनरावृत्ति के कोई संख्या बनाई जाती है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। यानी कि कोई 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति करके नई कोई संख्या बनाते हैं तो वह संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी। जैसे कि हम लिखते हैं संख्या 656 है और 656 है। ये संख्या है 3 डिजिट की, 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। जैसे कि इसी के ऊपर ही हमने ये क्वेश्चन लिया है, जैसे कि 654 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो तीसरे वाले पॉइंट के ऊपर से ये सवाल है कि 654 की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 7 भी ऑप्शन है, 11 भी है, 13 भी है, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करें जिससे मालूम पड़े कि ये संख्या किससे विभाजित होगी। और हमने अभी पढ़ा था ये संख्या 7 से भी होती है, 11 से भी होती है, 13 से भी होती है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि यहाँ पे लिखा है ओनली 11, यानी कि केवल 11 से होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं थी। हमने कहा था 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी। ओनली वाला कट जाएगा क्योंकि यहाँ ओनली लिखा है, ओनली 11 से नहीं, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, 7 से भी होगी। ओनली 7 वाला भी कट जाएगा, ओनली 13 भी वाला कट जाएगा, और बचेगा क्या 1001। लेकिन हमने यहाँ पर 1001 तो पढ़ा ही नहीं, तो हम जब देखेंगे 7, 11 और 13 का जब गुणा करके देखेंगे तो 1001 ही मिलेगा। तो इसलिए जो जी वाली संख्या होगी पूरी तरीके से 1000 से कटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो आप इसको ध्यान रखिए कि ये वाला संख्या ओनली वाले जितने भी ऑप्शन है वो सारे कट जाएंगे, क्योंकि ओनली 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पर तीनों संख्याओं से कटती है। ओनली 7 से भी नहीं कटेगी, ओनली 13 से भी नहीं कटेगी, तो कटेगी किससे 1001 से, जो कि 7, 13 और 11 का गुणनखंड है, गुणनफल है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये तीनों पॉइंट। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।